हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे एटम्स के बारे में। तो बहुत पहले साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि मैटर को जब उन्होंने डिवाइड करते गए मैटर या सब्सटेंस को, जब साइंटिस्ट लोगों ने मैटर और सब्सटेंस को साइंटिस्ट ने जब डिवाइड करते गया, तो एक बार डिवाइड किया, दो बार डिवाइड किया, उसको ब्रेक्स करते गए मतलब। और ब्रेक करते एक समय आया कि अब इससे ज़्यादा ब्रेक हम और पार्टिकल्स में इसको नहीं कर सकते। तो उस समय जब ब्रेक करते गए और एक समय आया जब वो ब्रेक नहीं होगा, इससे और छोटा पार्टिकल हम नहीं खोज सकते, तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर ऑफ और अ सब्सटेंस, एक मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो रहता है उसे ही हम कहते हैं, जिसको हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, उसे ही हम कहते हैं एटम्स। एटम या हिंदी में हम बोलते हैं परमाणु। परमाणु, ठीक है। मैटर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते हम इस पार्ट में आते हैं कि अब उसको फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो उस समय जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उसी को हम एटम या परमाणु कहते हैं। फिर क्योंकि इसको वेल डिफाइंड किसी ने ढंग से नहीं किया था, साइंटिस्ट लोगों ने जस्ट खोजा बस था, तो इसको फिर लेटर ऑन लेवेसियर, साइंटिस्ट लेवेसियर ने दो लॉ निकाले, जिसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में लेवेसियर ने कहा कि मास जो रहता है किसी भी आइटम का, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो मास को हम बना सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड during a chemical reaction, nor be destroyed during a chemical reaction। माने एक केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं तो ना तो हम मास को बढ़ा सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जब हम दो सब्सटेंसेस के बीच केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो ये लेवेसियर का पहला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सॉरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करूं, मैं ये बता दूं कि हमने जो हमारे पूरे सब्सटेंसेस हैं उसको दो हिस्से में बांटा, एलिमेंट और एक कहलाता है कंपाउंड। एलिमेंट जो रहता है आपके पीरियोडिक टेबल है, उसमें अलग अलग मैटर को हमने रखा है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो ये कहलाते हैं एलिमेंट, दोज आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। कंपाउंड इन एलिमेंट से मिलकर के ही बनता है, जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकली उन दोनों को मिलाते हैं, तब बनता है H2O। सिमिलरली CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का मेल। NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर के, इसी तरीके से अपने बनते कंपाउंड। तो जब एक कंपाउंड फॉर्म होता है तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आपके मिले। तो जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स आपके मिले तो इसका ये लॉ का मतलब ही यही है कि इन ए कंपाउंड एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मीन्स आपका जो कंपाउंड बना बहुत सारे एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट से मिल करके जब ये बना, डिफरेंट एलिमेंट से मिल करके ये कंपाउंड बना, तो इसमें एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो मास के उससे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक डेफिनेट
प्रपोर्शन रहता है जब कंपाउंड उसमें फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O को अगर मैं लूँ, हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 27 kg. 1 AMU is equal to 1.6 into 10 to the power minus 27 kg, इतना रहता है। तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का जो है मास 1 AMU और ऑक्सीजन का AMU होता है 16। एक एटम का जो मास है वो 16 AMU। तो यहाँ पे अपन जब ये कंपाउंड बना रहे हैं H2O माने वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन के कितने आइटम हैं? 2। तो 2 आइटम का, जैसे एक आइटम का मास 1 AMU है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 AMU। और ऑक्सीजन का एक ही आइटम है तो इसका मास कितना हो जाएगा? 16 AMU। अब मैं इसका जब प्रोपोर्शन निकालूंगा कि कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है, तो दैट इज 2/16, दैट इज 1/8, means 1:8। दिस इज द डेफिनेट प्रोपोर्शन। माने आप H2O कहीं से भी लीजिए, पानी का कोई भी सोर्स हो, पानी के अलग अलग सोर्स हैं, रिवर नदी का पानी है, म्यूनसिपैलिटी से आ रहा है, आरओ का पानी है, ठीक है। तो कहीं का भी पानी उठाइए H2O, उसमें जो उसके एलिमेंट्स मौजूद हैं उसका जो प्रोपोर्शनेट जो हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो ये जो रहेगा दैट इज 1:8। इसी तरीके से हर कंपाउंड का ये चीज रहता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं फिर इसका क्या हुआ। इसमें भी लेवेशियर वाले में भी कुछ दिक्कतें थी, कुछ चीजें ढंग से एक्सप्लेन नहीं हुई, तो फिर धीरे से आए कौन सीन में? डाल्टन। तो अब हम देखने वाले हैं, एक मिनट, डाल्टन थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो लगभग इसमें भी पॉइंट्स तो सेम का वर्ड है मगर कुछ नए नए एक्सप्लेनेशंस भी उसने दिए हैं। तो देखते हैं, चलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। होप आप लोग को इतना समझ में आया हो। तो लेवेशियर के 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन आए, जॉन डाल्टन ने अपना थ्योरी दिया अलग। तो एटॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कई बार कुछ एग्जाम्स में पूछ देता है व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो वही चीजें हैं इसकी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। सभी मैटर्स जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, और सबसे जो टाइनी पार्टिकल्स है उसका नाम है एटम, इज कॉल्ड एटम। सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। दूसरा जो पॉइंट है इनका, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम जो है इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम आर इनडिविजिबल आइटम, माने इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, या बोल सकते हैं विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगेन द सेम थिंग, एटम आर इंडिविजिबल मीन्स इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कर लो या कुछ भी कर लो, इसको हम ना तो एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो इसको डिवाइड, वही इंडिविजिबल, ना तो इसको हम डिवाइड फर्दर इसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगेन दिस इज फेमिलियर विथ लेवेशियर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखिए वही चीजें आती है, थोड़ा सा वे बदल जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एटम्स आर इंडिविजिबल, दैट इज इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। Third theory of Dalton, atom are identical in mass. Atom are identical in mass and chemical reaction.
ऑफ सेम एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन ऑफ सेम एलिमेंट, माने एक ही एलिमेंट का कितना ही आइटम ले लोगे, जैसे अपन बोलते हैं H2, तो H2 के दो आइटम है इसमें, एक H और एक H, तो इसका जो मास रहेगा, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी और इस आइटम की जो मास रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो सेम रहेगी। वही ये बोल रहा है, आइटम आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेम एलिमेंट, माने एलिमेंट सेम होना चाहिए, शर्त देखिए एलिमेंट शुड बी सेम, ठीक, तो उसके प्रॉपर्टीज जो मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगा। सेम इसी का उल्टा, एटम और आर नॉन आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखिए यहां पे पूरा इसका थर्ड वाला जो रूल था, थ्योरी उसने दी, उसी का उल्टा है जस्ट। एटम आर नॉन आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखा नहीं हूँ पूरा, वर्ड्स को बस ध्यान दीजिए। एटम आर नॉन आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि H और O, जैसे H2O, तो H के दो आइटम है, ये क्योंकि सेम एलिमेंट के तो इनकी मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, मगर ऑक्सीजन अलग है। अब बोलेंगे इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी क्या? नहीं, इन दोनों की सेम नहीं रहेगी बाय रूल नंबर 4। तो इसने ये एक थ्योरी बताई। आगे बढ़ते हैं। एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। एटम्स जब कंबाइन होंगे, एटम्स कंबाइन in ratio of small whole number, atom combine in ratio of small whole number means atoms जब भी combine होंगे, जैसे कि H2O एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे H का कितना आइटम है? 2, ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो ये जब आपस में केमिकल रिएक्शन होंगे डिफरेंट एलिमेंट में, तो इसमें जो एटम्स के रेशियो रहेंगे तो वो इंडिजर वैल्यूज ही रहेंगी। उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि 2.1 ऑक्सीजन 2.1 सॉरी हाइड्रोजन 2.1 या हाइड्रोजन का 0.5 ऑक्सीजन का 1, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये हमेशा इंडिजर में रहेगा। जैसे H2O हो या अपन NH3 नाइट्रोजन है 3 आइटम, देखो यहाँ भी होल नंबर है। ये जो 5th पॉइंट है वो यही बोलना चाह रहा है कि एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अच्छा, कंबाइन क्यों होंगे? कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये होता है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज अगेन सिमिलर टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ओनली, दैट इज रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर of kind of item are constant, in a given compound, मतलब वही है जो हमने लॉ ऑफ प्रोपोर्शन में पढ़ा कि H2O अगर है तो उसमें अपना जो H के 2 आइटम और ऑक्सीजन के 1, दैट इज 1:8 जो हमने देखा था। इस प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं एटम, कोई भी हम उसमें कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है, जो हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के नाम से, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से ऑलरेडी लेवेशियर ने इस थ्योरी को भी बताया था। तो ये डाल्टन थ्योरी के 6 पॉइंट्स हैं, शुड बी नोन वेरी वेल। वंस अगेन वी रिवाइज, एटम्स के जो सबसे आइटम्स, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। सबसे टाइनी पार्टिकल मैटर्स जो रहते हैं सब टाइनी पार्टिकल से बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटम। एटम आर इंडिविजिबल, दैट इज बाय द केमिकल रिएक्शन, दैट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। एटम्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सेम एलिमेंट। एटम आर नॉन आइडेंटिकल इन मास और केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये ध्यान रखिए, दोनों लगभग ऐसा लगेगा अरे सेम चीज बोल रहे हैं, मगर यहाँ देखिए सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर to form compound. Relative number of kind of atom are constant in a given compound. ठीक है,
तो ये आपको हमने आज बताया एटम्स के बारे में। कल हम इसके आगे का लेक्चर लेकर के आएंगे। अगर आपको ये ठीक लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस की जानकारी लेते रहें। थैंक यू।